हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो राजनीति विज्ञान की जो सीरीज चल रही है, आज उसका ये 8वां पार्ट रहने वाला है जो आपको प्रश्न बैंक मिला है। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और सबसे पहले विकल्प वाले क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी, तो वो क्या थी? राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, मतलब भारत को एक पूरा राष्ट्र बनाना था फिर से, है ना। अगला है कश्मीर के भारत में विलय समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1947। तो ये दूसरा नंबर का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब ये रिक्त स्थान। भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने रिक्त स्थान समस्या को जन्म दिया। तो कौन सी समस्या आ गई थी? शरणार्थी समस्या। तो इस उत्तर में क्या आएगा? शरणार्थी, शरणार्थी, ठीक है, ये आ रहा है, इस पे आएगा शरणार्थी। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर 1953 में हुई। 1953, ठीक है। अब आगे प्रश्न है 2 अंक वाले। भारत विभाजन के कोई 2 कारण बताने हैं। अगला प्रश्न है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र क्या था। और अगला प्रश्न है सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो ये देखिए, भारत विभाजन के कारण पहला कारण है मुस्लिम लीग द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करना। और दूसरा कारण है अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा था? विलय पत्र। तो इसका उत्तर है रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, यानी कि विलय पत्र, यानी कि जितने भी रियासत हैं देश में उनको फिर से शामिल करना, विलय करना, ठीक है। अब अगला उत्तर है सरदार पटेल से रिलेटेड जो हमारा प्रश्न कि सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है सरदार पटेल ने अथक परिश्रम तथा समझदारी के साथ भारत के एकीकरण को भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्ण किया, अतः उन्हें भारत का बिस्मार्क की उपाधि दी गई। अब 5 अंक के प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे। अभी 2 अंक में पूछा था, 5 अंक में पूछा है, बड़ा लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए, भारत विभाजन के कारण पहला है ब्रिटिश शासकों की नीति। तो ब्रिटिश शासकों की नीति हमेशा कौन सी रही है? फूट डालो और शासन करो, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य समाज हिंदू मुस्लिम है उनमें सांप्रदायिकता का जहर किसने घोला? ब्रिटिश शासकों ने। इस कारण भारत का विभाजन हुआ। फिर दूसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग की स्थापना एवं सांप्रदायिकता, कि जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई वो भी भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण रही। यह पॉइंट पूरा पढ़ लेना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का व्यवहार। इसको हम समझ लेते हैं कि अनेक बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को स्वीकार किया। इससे उनके मनोबल में बढ़ोतरी हुई और उनका बढ़ा हुआ मनोबल देश का विभाजन करने का एक प्रमुख कारण बना। अब देखिए, एक और है मुस्लिम सांप्रदायिकता को ब्रिटिश प्रोत्साहन, यानी कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को किसने और बढ़ावा दे दिया? ब्रिटिश सरकार ने। ये अभी हम 2 अंक वाले प्रश्न में इसको देख चुके हैं। और 5वां है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व, यानी कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को सम्मिलित किए जाने का परिणाम शासन की कार्यकारिणी में विभाजन के रूप में उभरा। मजबूरीवश कांग्रेस को भारत का विभाजन स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। अब अगला प्रश्न है राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता और परिणाम लिखिए। तो इस उत्तर को हम समझते हैं कि बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों को आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। कुल मिला के बात यह कि जब अंग्रेज ने 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ा, तो उसके बाद इस देश को एक राष्ट्र के रूप में जो बनाने का जो काम प्रारंभ हुआ, उसमें समस्या ये थी कि जो अलग अलग देशी रियासत थी उनको मिला करके राज्यों का, मतलब राष्ट्र के अंदर राज्यों का विभाजन करना था।
प्रांतों का बंटवारा करना था। तो वहां समस्या थी कि यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, परंतु हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया, यानी कि अभी आप जो जितने भी राज्य देखते हैं आप ये पाते हैं कि सभी राज्य की अपनी एक भाषा है। तो ये जो विभाजन किया ये हमारी जो उस समय की तत्कालिक जो सरकार थी उन्होंने किया कि भाषा के आधार पर हम राज्य का बंटवारा करेंगे। तो देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य कर राष्ट्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय एकता के सामने उत्पन्न प्रश्न चिन्ह को समाप्त कर दिया, जो संभवतः विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता था। जहां भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया, वहीं उसने जनता की भावनाओं को भी ध्यान और मान रखा। इससे लोगों के अंदर यह भावना बलवती हुई कि स्वतंत्र भारत में उनकी इच्छाओं, भावनाओं तथा सांस्कृतिक पहलुओं के साथ साथ उनकी क्षेत्रीय भाषा को भी महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने देश के संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं किया तथा केंद्र एवं राज्य के संबंध पूर्ववत बने रहे। यानी कि एक भय यह था कि अगर सभी राज्यों को उनकी भाषाओं के आधार पर अगर हम बांट देंगे तो ऐसा ना हो कि बाद में फिर कोई सा राज्य अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे परिणाम बहुत ही सकारात्मक आए, ठीक है, और इससे जो भारत का जो संघीय ढांचा है वो और भी मजबूत हुआ। अगला प्रश्न है, शरणार्थी समस्या पर लेख लिखिए। इसको समझते हैं हम। देखिए, शरणार्थी समस्या पर लेख, देखो क्या हुआ इसमें कि भारत और पाकिस्तान, जो हमारा पूरा राष्ट्र है, दो हिस्सों में बढ़ गया, भारत और पाकिस्तान। तो कुछ जो भारत से लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कुछ लोग जो भारत आए, उसी पर यह प्रश्न है। देखिए, भारत विभाजन की दुखदायी घटना के बाद पैदा हुई अल्पसंख्यकों की समस्या ने देश को हिलाकर रख दिया। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लगभग 25 लाख मुस्लिम तथा पाकिस्तान से भारत जाने वाले लगभग 1 करोड़ हिंदू एवं सिख अल्पसंख्यक थे। 1947 में आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित तथा त्रासदीपूर्ण था। यानी कि जो ये बंटवारा हुआ था ये कोई पहले से तय तो था नहीं, अचानक हुआ। इस वजह से कोई प्लानिंग नहीं थी, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा मरे इसमें। इस दौरान धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को परस्पर बड़ी बेरहमी से मारा। इस घटना चक्र से घबराकर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय बहुल वाले क्षेत्रों से गुजरना बंद कर दिया। दोनों ओर के अल्पसंख्यकों ने अपने घरों से भागकर अस्थायी शरणार्थी शिविरों में शरण ली। प्रभावित लोगों को सीमा रेखा के दूसरी तरफ पैदल चलकर जाना पड़ा। कल तक जो लोगों को अपना वतन हुआ करता था, वहां की पुलिस एवं प्रशासन अब इनके साथ बेरुखी से पेश आने लगे। सीमा के दोनों तरफ बड़ी संख्या में महिलाओं को अगवा कर लिया गया। इन्हें अगवा करने वाले का धर्म स्वीकारते हुए उनसे जबरन विवाह करने को बाध्य होना पड़ा। अपने कुल की इज्जत की रक्षार्थ अनेक परिवारों ने अपनी स्वयं की बहु बेटियों को मार डाला। इस त्रासदी में बड़ी संख्या में बालक बालिकाएं अपने माता पिता से बिछड़ गए। जो लोग किसी तरह सीमा पार करने में कामयाब हुए, उन्हें भी उचित ठिकाना नसीब ना हो सका। इन लाखों शरणार्थियों के लिए आज़ादी का आशय महीनों तथा अनेक वर्षों तक किसी शरणार्थी शिविर में रहकर अपना जीवन गुजार देना मात्र था। अब अगला प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय से भारत को किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा? जूनागढ़ रियासत मतलब कि आज का गुजरात। तो देखते हैं उत्तर को। सौराष्ट्र के किनारे पर स्थित जूनागढ़ रजवाड़ा चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ था। जूनागढ़ के बहुसंख्यक लोग हिंदू थे, परंतु यहाँ के नवाब महावत खान ने 15 अगस्त 1947 को अपनी रियासत के पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। यानी कि लोग तो हिंदू ज़्यादा थे, लेकिन जो यहाँ का नवाब था वो मुस्लिम था, तो उसने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने इस देसी रजवाड़े का अपने में विलय तुरंत स्वीकार कर लिया, परंतु राज्य के निवासियों ने इस फैसले के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। रियासत में फैली अराजकता से स्थिति इतनी भयानक हो गई कि शासक का जीवन खतरे में पड़ गया तथा उसने भयभीत होकर पाकिस्तान में शरण ली।
रियासत के लोगों ने तात्कालिक सरकार का गठन किया। विषम परिस्थितियों में जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से सहायता करने का निवेदन किया, जिसे स्वीकारते हुए रियासत में भारतीय सेना का प्रवेश हुआ। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना को जूनागढ़ की तीनों जागीरों पर कब्जा करने के लिए आदेश दिए। आर्थिक विफलता के दौर से गुजर रहे जूनागढ़ को अंत में भारतीय सेना के समक्ष झुकना पड़ा। फरवरी 1948 में राज्य में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 99% लोगों ने पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। तो इस तरह से ये पार्ट भी आपका पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।